चलिए अब आपको अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण की कुछ नई तस्वीरें यहाँ दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तस्वीरें जारी की। देखिए, स्तंभों पर लगने वाली सुंदर मूर्तियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। राम मंदिर में स्तंभों और अन्य स्थानों पर शास्त्रीय वर्णित कथाओं पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इन मूर्तियों को निर्माण करने के बाद चिन्हित स्थानों पर लगाया जाएगा। दरअसल इन दिनों राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जनवरी 2024 तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय समय पर जारी करता रहता है। ये नई तस्वीरें देखें आई। तस्वीर आप देखिए, जो अलग अलग आकृतियां दिख रही हैं, वैदिक वर्णन में जो मिलती हैं, उन आकृतियों को लगाया जाएगा। और ये मूर्तियां भी अब जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो तैयार होंगे। ये सनातन धर्म से जुड़े वो चित्र हैं या वो मूर्तियां हैं जो अलग अलग देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। 33 कोटि जो वर्गीकरण है देवी देवताओं का, उससे इनका सीधा संबंध है। ना तो उसमें थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसको सही कर रहे हैं। उसके बाद में मूर्ति इस सीलिंग में अभी डिजाइन कुछ बाकी है। और जो इस पिलर्स पे जो हैं, पिलर में से ये जो है ना जी जाएगा। और ये मूर्ति वाले हैं, मूर्ति वाले हैं। अच्छा, जो नीचे ये स्पॉट बने हुए हैं, इसमें मूर्ति लगेंगी? हाँ, इसमें मूर्ति आएंगी। इसमें सब में मूर्ति आएंगी। बड़ी खबर आ रही है। अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम से जुड़ी बड़ी खबर है। दुबई में है अशरफ का साला सद्दाम। सद्दाम की दुबई की तस्वीरें सामने आई हैं। उमेश पाल की हत्या के दिन ही दुबई चला गया था सद्दाम। बरेली जेल में अशरफ से अवैध तरीके से मिलने के मामले में आरोपी है। सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के करीब 1 घंटे के बाद दिल्ली से शाम 6 बजे ही उसकी दुबई की फ्लाइट थी और वो दुबई निकल गया था। और देखिए, उसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं दुबई की। तो अशरफ का साला जो है सद्दाम, वो दुबई में है और सद्दाम की दुबई की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, यही वो सद्दाम है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। उमेश पाल की हत्या के दिन ही दुबई चला गया था। बरेली जेल में अशरफ से अवैध तरीके से मिलने के मामले में इसे आरोपी बनाया गया है और 1 लाख रुपए का इनाम भी इस पर घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या करीब 1 घंटे के बाद दिल्ली से शाम 6 बजे की उसकी दुबई की फ्लाइट थी। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, कहां से आई और क्या क्या आरोप है सद्दाम पर? देखिए, माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के साले सद्दाम की तस्वीरें हैं। दुबई से खींची गई ये तस्वीरें हैं और जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई थी उसी दिन जो है ये दुबई चला गया था। शाम 5 बजे के करीब 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है और शाम 6 बजे इसकी फ्लाइट दिल्ली से दुबई के लिए रहती है। और बताया ये जाता है कि ये जो सद्दाम है, यही तमाम शूटरों को अपने साथ लेकर के गया था। बरेली जेल में इसने ही अशरफ से मुलाकात करवाई थी और जो उमेश पाल शूट आउट केस है उसमें भी इसका रोल है। इसके साथ साथ बरेली जेल में अशरफ से अवैध तरीके से मुलाकात करवाने के मामले में भी इस पर आरोप है। बरेली में इसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है। बरेली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। तो बहरहाल अब पुलिस इस बात की कवायद में लगी हुई है कि किस तरीके से सद्दाम को दुबई से वापस भारत लाया जाए और यहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत कठिन, बहुत जटिल होती है। ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तस्वीरें देखने के बाद अब तमाम जो कानूनी पहलू होते हैं उन पर विचार कर रहे हैं, उन पर मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और वहीं बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर तिरवा इलाके में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दबंगों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तो कन्नौज से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर तिरवा इलाके में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दबंगों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो देखिए, कन्नौज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज के तिरवा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दबंगों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। देखिए, किस तरीके से महिलाएं और पुरुष सब एक दूसरे से सुलझे हुए हैं। एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
तिरवा इलाका है कन्नौज का, जहां पर आपसी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। हाँ सुरेश सही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कन्नौज के तिरवा इलाके के, यहाँ पर किसी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हो गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद भी गुड्डू मुस्लिम पर कार्रवाई नहीं हुई है। ध्वस्तीकरण नोटिस की मियाद भी 1 महीने पहले ही खत्म हो गई है। गुड्डू मुस्लिम के घर और चिकन शॉप पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। निकाय चुनाव होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है, ये एक सवाल बना हुआ है। ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद भी गुड्डू मुस्लिम पर कार्रवाई नहीं हुई है। ध्वस्तीकरण नोटिस की मियाद 1 महीने पहले ही खत्म हो गई है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में बमबाज गुड्डू मुस्लिम नामजद आरोपी है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है, लेकिन तकरीबन 3 महीने का वक्त बीते जाने के बावजूद अभी तक ना तो गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही उसके घर व इस चिकन शॉप पर सरकारी अमले का बुलडोजर चल सका है। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के घर और इस चिकन शॉप पर बुलडोजर चलाए जाने के लिए जो मियाद तय की थी, यानी जो समय सीमा निर्धारित की थी, वो 1 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या घर व इस चिकन शॉप पर लगा ये ताबीज गुड्डू मुस्लिम के लिए रक्षा कवच बन गया है, उसकी जिंदगी और उसकी संपत्तियों की रक्षा कर रहा है। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के शहर के चकिया इलाके में स्थित घर और चिकन शॉप को ध्वस्तीकरण का जब नोटिस जारी किया था, उसके बाद चुपचाप दोनों ही जगहों पर ये एक ताबीज जो है यहाँ पर चस्पा कर दी गई थी। इस पर कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है, आयतल कुर्सी लिखी हुई है। मान्यता ये है कि आयतल कुर्सी का पाठ करने से, इसके लिखने से या इसकी ताबीज बनाए जाने से ना सिर्फ जिंदगी की रक्षा होती है बल्कि संपत्ति की भी रक्षा होती है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि गुड्डू मुस्लिम के घर और चिकन शॉप पर जो ये ताबीज चस्पा की गई है, क्या वही गुड्डू मुस्लिम की जिंदगी और उसकी संपत्ति के लिए रक्षा कवच बन गया है? लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकारी अमले की जो मेहरबानी है गुड्डू मुस्लिम पर, वो सवालों के घेरे में जरूर है, क्योंकि अतीक और अशरफ ने भी अपने अंतिम वक्त में गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई सवाल खड़े करने की कोशिश किए थे। अपनी हत्या से ठीक पहले अशरफ ने जैसे ही ये कहा था कि बात यह है गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। दोनों भाई मौत के घाट उतार दिए गए थे और उसके साथ ही वो तमाम राज भी दफन हो गए थे। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इटावा में अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों के पास से 13 तमंचे और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हथियारों की सप्लाई के लिए दोनों बदमाश आए थे और दोनों हथियार तस्कर कन्नौज के रहने वाले हैं। तो इटावा में अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 13 तमंचे और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। हथियारों की सप्लाई के लिए दोनों बदमाश आए थे। दोनों हथियार तस्कर कन्नौज के रहने वाले हैं। इटावा में अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो अवैध हथियार हैं जिनकी बरामदगी हुई है वो तस्वीरें, और ये जो दोनों तस्कर हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अवैध हथियार हैं जिन्हें पकड़ा गया है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के 2 कैंडिडेट पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है। नॉमिनेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया है। तो एमएलसी चुनाव की गूंज है और भाजपा के 2 कैंडिडेट पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है। नॉमिनेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया है। तो देखिए, नॉमिनेशन के वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ भाजपा प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया तो वहीं सपा के भी 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।
तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एमएलसी चुनाव के नामांकन की। भाजपा के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। पद्म सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया है। तो 2 प्रत्याशियों ने भाजपा की तरफ से नामांकन किया, वहीं 2 सपा प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का एक बयान सामने आया है। बसपा और सपा की टेंशन बढ़ाने वाला है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा। उनका दावा है कि सपा से मुसलमानों का मोह भंग हो गया है और ओवैसी की पार्टी पर भी अब मुसलमानों को विश्वास नहीं है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे, लेकिन देखिए हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं नामांकन की तस्वीरें। 2 प्रत्याशियों ने बीजेपी के नामांकन किया है और विधान परिषद का जो चुनाव है उसके लिए वहीं बीजेपी के साथ ही साथ विपक्ष में समाजवादी पार्टी के भी 2 प्रत्याशियों ने नामांकन अपना कर दिया है। तो ये हम नामांकन की वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो यूपी विधान परिषद के चुनाव हैं 29 मई को इसके परिणाम सामने आ जाएंगे और मतदान और मतगणना एक ही दिन है, यानी कि 29 को ही मतदान होगा और 29 को ही परिणाम सामने आ जाएंगे। 2 सीटों पर ही चुनाव होने जा रहे हैं और नामांकन के वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तस्वीरों में देखिए आपको दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नजर आ रहे हैं और प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान सामने आया है। बसपा और सपा की टेंशन बढ़ा सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा। उनका दावा है कि सपा से मुसलमानों को मोह भंग हो चुका है और ओवैसी की पार्टी पर भी मुसलमानों को विश्वास नहीं है। आप दोनों उम्मीदवार जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और ये ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो लड़ा रही है। अब ये उनकी समझदारी है, हम क्या करें। मतलब चुनाव होगा 29 तारीख को। अगर वो चुनाव, हाँ वो चाहते चुनाव तो अलग अलग सीट पर वोट होगा ना, अलग अलग होगा। 403 हर विधायक जी दोनों प्रत्याशी बहुत बड़े बहुमत से, बल्कि 200% जीतेंगे। इसमें कोई अगर मगर है नहीं। सभी वोट डलवाएंगे, सभी वोट पड़ते हैं इसमें उपचुनाव में, यही वो है। विधायक सारे जी सभी विधायक वोट देंगे, हर विधायक, क्योंकि 2 सीटें हैं अलग अलग। 2 माननीय सदस्यों की सीट खाली हुई तो उन 2 पर अलग अलग चुनाव होगा। उन 2 पर सभी लोग वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों प्रत्याशियों को, आदरणीय मानवेंद्र जी को, आदरणीय पद्म सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी और हमारे पास विधायकों का संख्या बल पर्याप्त है और दिनों दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। जो वरिष्ठ साथी हैं पार्टी के, दोनों प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे, विजयी होंगे, पूरा विश्वास। ये समाजवादी पार्टी भी तो कैंडिडेट उतार रही है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। मैं बीजेपी 274 तो आपके अपने इस गठबंधन के साथ विधायक है, लेकिन आप लोग कितने वोट दिलाएंगे? क्या दूसरे दलों में भी सेंधमारी यहाँ पे भी होगी? अभी हमारा ये मानना है कि हमारे दोनों प्रत्याशी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। अगर वो नामांकन कराते हैं तब ये कह रहा हूँ, और नहीं कराते हैं वो तो करा रहे हैं नामांकन। अगर वो कराएंगे तो न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। 29 तारीख को सामने आ जाएगी सब मामला। देखिए पद्म सिंह चौधरी, पद्म सिंह जी आप तो सांसद भी रहे हैं और आप विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ सांसद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो उम्मीद है इस चुनाव में 100%। क्या ये किस तरह से अलग रहेगी? जिम्मेदारी आप पहले भी निभा चुके हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ आप पहुँचेंगे साल से तो प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष। नई जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी मिलेगा वो करेंगे। समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार उतार रही है। अरे तो वो उनके नेता जाने, 118 वोट पे उतार रहे कि वो जाने।
क्या केवल इसलिए कि आप निर्विरोध ना आप लोग न जीते, चुनाव एक मैसेज जाए, अब ये आप जान सकते हैं। इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। देखिए पद्मसेन चौधरी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर उम्मीदवार भी उतार रही तो 118 वोट ही मिलेंगे उनके उम्मीदवारों को। और जो बात कही खुद संसदीय कार्य मंत्री ने, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सुभाष त्रिपाठी भी हैं, प्रभात वर्मा, पूरा हम कहें कि बलरामपुर से तमाम सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग क्योंकि पद्मसेन चौधरी जी भी वहीं से रहे हैं जी। सुभाष जी क्या उम्मीद है, फिर से जीतेंगे दोनों सीट? पूरी तरह से उम्मीद, पूरी तरह से चुनाव जीतेंगे। यहाँ सपा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। तो चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़ाने से क्या मतलब है? कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बीजेपी अपने वोट भी पाएगी या दूसरों के भी इस बार लाएगी? सपा का लड़ाएगी तो उनके वोट भी आ जाएंगे हमारे साथ। अच्छा, अपने हैसियत का पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ जी, वाले सपा के साथ, भाजपा के साथ सपा वाले। हाँ बिल्कुल तैयार। यार आपके जिले में हैं क्या लोग? हमारे जिले में तो सब भाजपा के हैं, सब भाजपा के, और भाजपा जीतेगी। आसपास 7 सीटें हमारी हैं। तो देखिए बलसी के लिए नामांकन हुआ है और दावा बीजेपी कर रही है कि 200% जीतेंगे। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक समीकरण पेश किया जिससे बसपा और सपा की टेंशन बढ़ सकती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस का साथ देने जा रहा है। डॉक्टर साहब, अगर पार्टी के सिपहसालारी पार्टी की मुखालफत करेंगे तो उसके क्या नतीजे? ये बहुत दुखद अध्याय प्रारंभ हो गया है और इसके लिए दोनों तरफ से है, टू वे है ये। नेतृत्व को भी टिकट पर विचार करते समय जनपद में जनप्रतिनिधियों और जनपद का संगठन दोनों में तालमेल बैठाने का प्रयास करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो विधायक और सांसद के हैं वो इसको टिकट दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, लेकिन संगठन में उसमें तालमेल बैठना चाहिए। जब वो नहीं बैठता, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर संगठन ने किसी का टिकट कर दिया तो कार्यकर्ता का, जनप्रतिनिधि का के पास एक ही विकल्प है कि उसके समर्थन में खड़ा हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसके बाद अलावा यदि कोई विकल्प और तलाशता है तो अपनी माँ की पीठ में छुरा घोंपता है। पार्टी माँ है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए तो ये मुश्किलों का दौर आप मान लीजिए। वो तो उन्होंने स्वतः आमंत्रित किया है। अखिलेश जी ने मेरठ में आए, मुस्लिम इलाकों में रोड शो कर गए, रफ़ीक अंसारी जी के घर जाकर चाय पिया है, बाकी के घर नहीं गए। सबको ऐसा लग रहा था, चाहे रफ़ीक जी हों, चाहे शाहिद मंजूर जी हों, चाहे गुलाम मोहम्मद जी हों, और चाहे योगेश वर्मा जी और सुनीता वर्मा जी हों, उनको कहीं ना कहीं इसमें तकलीफ थी। और एक सच बात तो ये है, एक तरफ मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी कहते हो अपने को, और एक तरफ मुस्लिम में प्रमुखता की सीट पर तुम गुजर को टिकट देते हो। तो ये कहीं निर्णय में तो कहीं गलती थी। अगर कहीं मुस्लिम को टिकट दिया होता तो न तो AIIM बढ़ता और न ये गद्दारी होती। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि उनके सिपहसालार ही दूसरों को चुनाव लड़ाएंगे। और एक बात और कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम समाजवादी पार्टी से छिटका है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। राजनीति के बड़े जानकार हैं, अब देखना होगा कि उनकी बातों में कितना दम है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।